गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के ऑनलाइन सेशन में। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के कुछ मेथड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। तो आप देखेंगे सबसे पहला स्लाइड अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो हमने सामने दो पिक्चर्स रखी हैं। पहली पिक्चर में आप देख पा रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेशन है, दूसरी में आप देख पा रहे हैं एलिवेटेड स्टेशन है। अब जरा सोच के देखिए कि हमको अंडरग्राउंड स्टेशन का रिक्वायरमेंट पड़ा क्यों। क्यों हम लोगों को अंडरग्राउंड जाने की जरूरत पड़ी, तो उसके कारण कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहली बात तो जब भी हम कभी मेट्रो बनाने जाते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। हमको अगर एलिवेटेड स्टेशन बनाने हैं या एलिवेटेड रोड तैयार करने हैं या ट्रैक बनाने हैं तो उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन लेने पड़ते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को लॉन्चिंग करनी पड़ती है, इरेक्शन एक्टिविटीज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं, जो आसपास में रहने वाले लोग हैं या जो उस स्ट्रेच के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से कई बार अनसेफ रोड भी हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो बहुत बड़ा स्ट्रेच है उस बहुत बड़े स्ट्रेच को हम लोग छोटा कर देते हैं। जब रोड बड़े रोड से छोटा रोड हो जाता है तो स्क्वीज होने की वजह से उसमें रोड एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। हमारी जो यूटिलिटीज हैं, जब भी अब कभी हम अंडरग्राउंड का काम करते हैं तो हमारी अंडरग्राउंड जो यूटिलिटीज हैं, जैसे पानी की लाइंस हैं, गैस की लाइंस है, इलेक्ट्रिकल्स की लाइंस हैं, आपका शीवर की लाइन है, या जो ये जितनी भी सारी जो यूटिलिटीज हैं उनको निकालना, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे रिलोकेट करना, उसमें बहुत सारे पैसे भी लगते हैं और बहुत सारा टाइम भी जाता है। उसके अलावा हमारा जो लैंड एक्विजिशन है उसके बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हमको गवर्नमेंट से लैंड नहीं मिलता है टाइम पे। लैंड मिलता है तो उसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कुछ रेजिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्यादा इश्यूज होते हैं, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, किसी को आवाज पसंद नहीं होती है, किसी को और तरह के इश्यूज होते हैं। तो उन इश्यूज की वजह से भी हमारे को अंडरग्राउंड की जरूरत पड़ती है। स्पेस कंस्टेंट्स हैं, क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। आप देखेंगे सब जगह पे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी टाउनशिप्स हैं। ऐसी हिस्टोरिकल सिटीज है, जैसे आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, आपका चावड़ी बाजार, इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स थी। और ऐसे भीड़ी भीड़ी छोटी छोटी सड़कें थी कि जिसके अंदर से आदमी का निकलना बहुत मुश्किल था। सोच के देखिए, अगर वहां पे हमको एलिवेटेड स्टेशन बनाना पड़ जाए, और एलिवेटेड स्टेशन बनाने के लिए हमको बड़े बड़े यू गटर लेके आने पड़ेंगे, तो कैसे हम पॉसिबल हो पाएगा। बड़े बड़े पियर कैप लेके आने पड़ेंगे उन तंगी सड़कों पे, जो बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं, उन पे कैसे हम इन चीजों को मैनेज कर पाएंगे। बहुत शार्प टर्न्स हैं, ऐसी शार्प टर्न्स पे जब हम बड़ी बड़ी गाड़ी को, लोडेड गाड़ी को लेके आते हैं तो वो टोपल होने के चांसेस उसके रहते हैं। बड़ी बड़ी रोड क्रॉसिंग्स हैं, जब आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर तैयार करते हो तो आप देखते हो कई जगह पे कोई फ्लो फ्लाई ओवर आ गया, उसके ऊपर से आपको जाना है। कई जगह पे रेलवे ब्रिज आ गए, कई जगह पे ऐसे जब आप रेलवे का काम करते हैं तो आपको रेलवे के ब्लॉक्स लेने पड़ते हैं। एक एक ब्लॉक की कीमत बहुत करोड़ों में होती है, और ब्लॉक इतनी आसानी से मिलते भी नहीं है, उसका भी बहुत चरणबद्ध आपका एक हायरार्की है, जिसको आपको करके ही आपको ब्लॉक्स लिए जा सकते हैं, और वो बहुत कॉस्टली है वो। आपको कई जगह पे ऐसा भी होता है एलिवेटेड मेट्रो का काम करते हुए कि आपको एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन के ऊपर से या नीचे से आपको जाना पड़ेगा। थेफ्ट इश्यू भी बहुत सारे होते हैं जब हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे नॉर्मल रेलवे की अगर बात करें या हमारे अंडरग्राउंड की बात करें, तो अंडरग्राउंड में पूरा का पूरा स्ट्रेच आपका अंडर कवर है। आपका कोई भी जो थेफ्ट के जो इश्यूज है वो बहुत रेयर हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। कोई आपका वाटर बॉडी है, कोई लेक है, कोई कोई नदी नालाब है, ताला है, इस सब चीजों के जो है, ये इन इश्यूज को डील करने के लिए हमको कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जैसे आपका ट्री है। जब भी अगर एलिवेटेड का काम देखेंगे, एलिवेटेड में अगर आपको 12 किलोमीटर का रोड आपको ट्रैक बनाना है, तो 12 किलोमीटर के अंदर जितने भी आपको यूटिलिटीज हैं, जितने भी आपको पेड़ है, सारे के सारे काटने पड़ते हैं, क्योंकि आपको वो सब के सब अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज भी जनरेट होते हैं। जब आप वहां पे काम करते हैं तो बड़ी बड़ी रिग मशीन चलती है, तो नॉइस पोल्यूशन होता है। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोग टीबीएम के ऑपरेशन से अंडरग्राउंड स्टेशन बनाते हैं, जिससे ये जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा जा सके। तो ये हमारा मेन कारण है जिसकी वजह से हम लोग एलिवेटेड से अंडरग्राउंड में शिफ्ट हुए हैं। एलिवेटेड की अगर हम बात करें तो एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों ही बहुत पुराने पुराने हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा स्टेशन आया था वो कोलकाता में हमारा स्टेशन आया था। 1920 में इसको प्लानिंग हुई थी कि हम 1920 में इसको बनाना शुरू करेंगे, लेकिन बनते बनते जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी तो 1970 चला गया था, और पब्लिक के लिए 1984 में इसको ओपन किया गया था। इंडिया में 1984 में कलकत्ता में सबसे पहले इसको शुरू किया गया। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड के अंदर देखेंगे तो वर्ल्ड में भी कोई नया चीज नहीं है, बहुत पुराना है।
अगर वर्ल्ड की बात करें तो लंदन में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था अंडरग्राउंड, जो 1800 में ही हो गया था। तो सबसे पहला जो अंडरग्राउंड जो आया था वो उन्होंने क्या बनाया था, जो मेट्रो जैसे हम लोग आजकल बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्राइवन है, वहां पे उन्होंने बनाया था स्टीम ड्राइवन, स्टीम से लोकोमोटिव चलाते थे। जैसे पहले के जमाने में हम लोग देखते थे जो गाड़ी है वो स्टीम पे चलती थी, तो ऐसे स्टीम इंजन के साथ चलते थे। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है अंडरग्राउंड मेट्रो का काम करने के लिए वो किस तरीके का है, सबसे पहले हमको डिटेल्ड सर्वे करना पड़ेगा। हमारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जो हमारे एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर हैं, जो हमारे अलाइनमेंट के अंदर आ रहे हैं, हमारे अलाइनमेंट के अंदर कोई यूटिलिटीज आ रही है, जैसे हमने बात करी कोई बिजली की, कोई पानी की, कोई आपका कोई सीवर लाइन कोई आ रहा है, कोई गैस की कोई लाइन आ रही है, तो सबको आइडेंटिफाई करके रिलोकेट करना पड़ेगा। अगर कोई वहां पे ट्रीज हैं, ऐसे जो ट्रीज हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, एलिवेटेड की अगर बात कर रहे थे तो हम लोग पूरा का पूरा 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच रहता है। अगर वहां की बात करेंगे तो बहुत सारे पेड़ हटाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वो पेड़ हटाने हैं जो आपके स्टेशन के अंदर आ रहे हैं। बाकी जो सारे के सारे पेड़ हैं, जो यूटिलिटीज है, सब जगह बची रह जाएंगी, तो उसकी भी कॉस्ट आपको कम हो जाती है। उनकी कटिंग जो है, जो पेड़ है उनकी कटिंग भी आपको अवॉइड हो जाती है, मतलब आपको सारे के सारे पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, आपको हेल्प मिलेगी वहां पे। आपको जो एरिया है उसको बैरिकेड करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप बैरियर बैरिकेड नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, जो लोकल पब्लिक है उसके साथ इश्यूज आते रहेंगे, कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वे करते हुए चोट लग जाती है सर्वेयर के साथ में। जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम सर्वे का ही होता है। कई बार क्या होता है, ट्रैफिक की वजह से आदमी रोड के ऊपर काम कर रहा है, अपना सर्वे मेजरमेंट कर रहा है, कोई गाड़ी आई, हिट एंड रन का केस हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं। तो ऐसे केस को अवॉइड करने के लिए हम अंडरग्राउंड में आते हैं। तो हमने जो डिटेल्ड सर्वे कर लिया, अलाइनमेंट चेक कर लिया, यूटिलिटीज देख ली, ट्री ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जहां पे जरूरत थी वहां पे। जो पेड़ हमारे को जिनको नहीं हम लोग ट्रांसप्लांट कर पाए, या जो अनवांटेड ट्रीज हैं, उनको हमने रिमूवल कर दिया, बैरिकेड कर दिया एरिया को कंस्ट्रक्शन के लिए। और उसके बाद में जो यूटिलिटीज हैं उनको डाइवर्ट कर दिया, और अगर हमको जरूरत पड़े तो ट्रैफिक भी डाइवर्ट करना पड़ता है। जैसे हमने जहाँ पे भी हमारे एक्सिस्टिंग जो रोड्स हैं, जो हमारी लोकेशंस है जहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं, वहां पे हमने ट्रैफिक डाइवर्ट करके हम लोग काम शुरू करा पाते हैं। क्योंकि हमारी मशीनरीज बहुत हैवी हैं, ऐसी ऐसी क्रेन्स, ऐसी ऐसी ग्रैब मशीन्स हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि बहुत हैवी हैं और ह्यूज मशीनरीज हैं। इसके लिए पब्लिक की जो इंटरफेयर है, पब्लिक का जो आना जाना है, उसको हम लोग खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं वहां से, इसलिए सारा का सारा डाइवर्जन हमको करना पड़ता है। तो हमारा जो पद्धति है वो कैसे है, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो आपको गाइड वाल भी बनाना पड़ेगा। गाइड वाल के बाद आप डायफ्राम वॉल पे आएंगे, उसके बाद आप रूफ स्लैब, बेस स्लैब और कॉनकोर्ड स्लैब पे आएंगे। तो ये हमारा सारा का सारा पद्धति है कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो और उसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, हमको सारे के सारे बिल्डिंग्स को अपने अपनी ट्रेन को चलाने के लिए पूरा सेटअप बिठाने के लिए एक एंसिलरी बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ एंट्री और एग्जिट भी बनेंगे, कुछ शाफ्ट बनानी पड़ेंगी। उन शाफ्ट्स को बनाने के लिए कुछ मेथड है, जैसे हम लोग कट एंड कवर मेथड का प्रयोग करते हैं। उसके लिए दो मेथड्स हैं, बॉटम अप और टॉप डाउन। आज हम लोग दोनों को डिस्कस करने जाएंगे। उसके अलावा हमें बहुत सारा मैसनरी का काम करना पड़ता है, जैसे ब्रिक वर्क है, स्टेशन की वॉल बनानी है, या स्टेशन के रूम बनाने हैं, कंट्रोल रूम बनाने हैं, टिकट्स ऑफिस बनानी है, स्टेशन मैनेजर के रूम्स बनाने हैं, या कस्टमर केयर्स के लिए रूम बनाने हैं, सिग्नलिंग के लिए बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं। इसके अलावा आपको वेंटिलेशन शाफ्ट्स बनानी पड़ती हैं, टीवीएस बनाने पड़ते हैं, और आपको ईवीएस बनाने पड़ते हैं। ये बहुत सारी शाफ्ट्स और बहुत सारे बड़े बड़े फैंस, बहुत सारी अलग अलग मशीनरीज आती हैं, यूपीएस रूम होते हैं, बैटरी रूम होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं। ये सारी की सारी चीजें करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, जिसको आप अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारा फिनिशिंग का काम भी करना पड़ता है, जैसे स्टेशन की फिनिशिंग है, उसमें आपको कई बार स्टेशन जो है ऊपर भी आपको दिखाई देता है और अंडरग्राउंड भी आपके होते हैं, तो उसमें आपको टाइलिंग वर्क है, ग्रेनाइट है, फ्लोरिंग है, वो सब सीलिंग वर्क आपको करना पड़ेगा वहां पे। कौन कौन से टाइप्स हैं आपका अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो रिटेनिंग वॉल्स की हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कई तरीके की रिटेनिंग वॉल्स हैं, जैसे स्टील पाइल्स हैं जिसको हम लोग वुड शीट्स के साथ भी यूज करते हैं, डायफ्राम वॉल्स हैं, स्लरी ट्रेंच जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और कुछ टेंजेंट पाइल्स वॉल भी हैं। ये सारी की सारी चीजें, ये सीक्वेंस है किस तरीके से आप रिटेन वॉल को बना रहे हो, ताकि क्योंकि जब आप अंडरग्राउंड करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को थाम के रखना पड़ता है। वो कैसे थाम के रखेंगे अगले स्लाइड में आप देखने वाले हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी पाइल्स आती हैं जिनको शॉर्टक्रीट के साथ, कंक्रीट के साथ हमको मेंटेन करना है। तो रिटेनिंग वॉल जैसे हमने बताया कि अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे स्टील पाइल्स हैं, वुड शीट्स हैं, डायफ्राम वॉल्स हैं। ये कई बार ऐसी होती हैं कि एक जगह पे ही कास्ट करनी होती है, कास्ट इन सीटू होती है, और प्री
कास्ट भी कर सकते हो आप इसको। तो टेंजेंट पाइल है, रिटेनिंग वॉल्स हैं, जो बड़ी बड़ी पाइल्स होती है, और शॉर्ट क्रीट के साथ भी आप इसको कर सकते हो। तो एक बार आपकी अगर वॉल कंक्रीट की तैयार होगी तो आपका एक्सकेवेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद जो आपकी रिटेनिंग वॉल है उसको, ताकि आपने जहाँ पे आपने एक्सकेवेशन किया है वो एरिया आपका कोलैप्स ना करे, इस चीज की गारंटी देते हुए हमको वॉल बनानी होती है। तो वो उसके लिए बड़े बड़े स्टड वेलर आप यूज करते हो, उनको आपस में टाई कर देते हैं क्रॉस डायगनली और एक ट्रांसवर्सल ट्रेंच के साथ में। तो उसको हम लोग बोलते हैं कट एंड कवर मेथड। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, दो तरीके के कट एंड कवर मेथड्स हैं, आपका बॉटम अप कंस्ट्रक्शन और टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग यहाँ पे कट एंड कवर मेथड यूज करने जा रहे हैं हमारे स्टेशन को बनाने के लिए। उसमें कैसे कैसे स्पोर्ट्स बीम यूज होंगे वो इस तरीके से हैं। ये बॉटम अप कंस्ट्रक्शन है। बॉटम अप कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपने एक कंक्रीट की वॉल डाली, आपने जैसे पाइलिंग किया था, शीट पाइल किया, उसके बाद आपने स्टेंजेंट पाइल किया, और उसके बाद में उसको एंकरिंग बोल्टिंग करके छोड़ दिया, और पूरा का पूरा एक्सकवेट आपने एक साथ कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप डाउन जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके का है। आपको पहले दीवार बनानी है। दीवार बनाने के आप धीरे धीरे आप एक्सकवेशन शुरू करेंगे। एक्सकवेशन शुरू करने के बाद आपको एक बॉटम स्लैब बनानी है या टॉप स्लैब बनानी है। टॉप स्लैब से लेके आप बॉटम स्लैब तक जाएंगे, उसके बीच में आपको कॉनकोर्स लेवल आएगा। कॉनकोर्स लेवल पे पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक्सकेवेटर आपका चलाई आपका दिख रहा है। ये आपका रोड था, जो पहले आपका एक्सिस्टिंग रोड था यहाँ के ऊपर, इसने यहाँ पे आपको इसने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे करने के बाद आपने एक्सकवेशन शुरू किया। एक्सकवेशन शुरू करने के बाद में बड़ी बड़ी मेजर मशीनरीज आई, क्रेन आई, आपने अपना एक्सकवेटर अंदर उतारा और एक्सकवेशन शुरू कर दिया। एक्सकवेशन शुरू किया। एक्सकवेशन शुरू करने के बाद में आपने एक आपका जो टॉप स्लैब है वो आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप कॉनकोर्स लेवल पे पहुंच गए। कॉनकोर्स लेवल पे जाने के बाद में आपने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद आप अपने नीचे चले गए, एरिया को बैकफिल किया, और जो ट्रैफिक आपने डाइवर्ट किया था उस ट्रैफिक को वापस लेके आ गए। तो इसलिए आपको टॉप डाउन मेथड की जरूरत पड़ती है। ये इस तरीके की हम लोग टेम्पररी सपोर्ट लगाते हैं, ताकि जो आपका एक्सकवेशन है, जो आपने एक्सकवेट करके एरिया रखा है, वो कोलैप्स ना हो जाए। तो इस बात की ये अश्योरिटी देते हैं इसके अंदर कि ये एरिया कोलैप्स नहीं होगा और ये सेफ रहेगा, ताकि आपका काम स्मूथली चल सके। तो ये आपका इस तरीके से भी आप सपोर्ट लगा सकते हैं। आपने देखा भी होगा हमारे अंडरग्राउंड में जहाँ पे भी शाफ्ट होती है। इसमें एक चीज और नोट करने की है कि टॉप डाउन और बॉटम अप में क्या फर्क है, ये जियोलॉजिकल सर्वे के ऊपर भी आता है। बॉटम अप आप वहां पे कर सकते हो जहाँ पे बहुत हार्ड रॉक है, मतलब हार्ड रॉक मतलब चट्टाने हैं, वहां पे आप बॉटम अप कर सकते हो, एक साथ पूरा का पूरा खुदाई कर सकते हो, ताकि वो पहले ही स्टेबल है। आप एंकरिंग बोल्टिंग करके छोड़ दो, उसमें कोलैप्स होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर टेम्पोररी स्पॉट की बात करेंगे हम लोग टॉप डाउन में, तो आप ऊपर से जाते जाएंगे, धीरे 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 स्पॉट बनाते जाएंगे, और अपने एरिया जो आप जहाँ पे काम करने वाले हैं नीचे तक जाने वाले हैं, उसको सेफ रखेंगे। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली है, बहुत सारी लिफ्टिंग की, लोअरिंग की एक्टिविटी काफी सारी होंगी। जैसे आपको स्टील लोअर करना है, आपको बड़े बड़े स्टड वेलर लगाने हैं, आपको बड़ी बड़ी मशीनें नीचे उतारनी है, एक्सकवेटर नीचे उतारने हैं, और लिफ्टिंग के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सब आपको ऐसे डाल सकते हो आप। उसके बाद हम लोग जब ये स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसके लिए आपको डायफ्राम वाल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो टॉप डाउन जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर बड़े बड़े सेक्शंस होते हैं, जिनको हम कट एंड कवर मेथड में डायफ्राम वॉल्स जो है, जैसे हमने देखा था, ये आपको एक्सकवेटेड पिट दिखाई दिया, साइडों के अंदर आपने डायफ्राम वॉल लगाया हुआ और उसके ऊपर आपको स्टड और वेलर से आपने इसको कवर किया हुआ है। तो उसके अंदर हम कैसे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, तो हमारे पास ग्रैब मशीन्स है। ग्रैब मशीन्स के अंदर हमारा बकेट है, बकेट से हम लोग जो बकेट ग्रैब है, उसके बाद हम लोग कटिंग करते चले जाते हैं उससे। वो जो ट्रेंच जो हमारी है उसका जो साइज रहता है वो जनरली 5 मीटर से 6 मीटर के बीच में रहता है। ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा आप केज लोअर करने वाले हो। जहाँ पे आपकी गहराई ज्यादा है, मान लीजिए आपकी जो गहराई है वो 40 मीटर 50 मीटर है, तो वहां पे आपका जो ये लेंथ है ये कम हो जाएगा, क्योंकि जितना आपका लेंथ होगा उतना आपका स्टील का वेट बढ़ता चला जाएगा। तो आपको ज्यादा नीचे तक जाना पड़ेगा, तो आपकी क्रेन की कैपेसिटी भी आपको वहीं बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग जो डाया है उसको कम कर देते हैं। जैसे नॉर्मल अगर देखेंगे 15 से 16 मीटर की अगर आप देख रहे हो, आपको 15 से 16 मीटर की दीवार मारनी है, तो आप वहां पे 6 मीटर तक के बड़े बड़े पैनल लगा सकते हो। लेकिन आपको 30-40 मीटर तक जाना है, 40 मीटर तक अगर पहुंचना, तो वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 40 टन 50 टन तक का लोड चला जाएगा। तो वहां पे आपको ये जो अपना एरिया है, इसको जो लेंथ है वो आप कम करना पड़ेगा। 3 मीटर तक का पैनल आप कास्ट कर सकते हो। जनरली जो इसका जो थिकनेस है वो आपका 600 mm से लेके 1 मीटर 1.5 मीटर तक हो जाता है। डिपेंड करता है कैसा आपका स्टाटा है, कैसा आपका रोक है, कैसी आपकी जो जियोलॉजिकल सर्वे में आपकी लैंड की कैसी क्वालिटी है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि कैसे आपको डायफ्राम वॉल बनाना है।
तो कंस्ट्रक्शन जो है हम डी-वॉल की करेंगे, तो आपका ट्रैफिक है उसको हम लोग डाइवर्ट कर देंगे, आपकी जो यूटिलिटीज हैं वो डाइवर्ट हो चुकी हैं। आपका गाइड वॉल हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि गाइड वॉल जब तक नहीं बनाएंगे तो हमारा जो ग्रैब मशीन है वो खड़ा नहीं हो पाएगा। ग्रैब मशीन को अच्छे से प्लेस करने के लिए हमको ये बनाना ही बनाना पड़ेगा। और इसके ऊपर क्या होता है, हमारा जो ग्रैब मशीन है उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है और दोनों तरफ से वो अच्छे तरीके से काम कर पाती है। सर्वे आप करेंगे, इसका सर्वे करने के बाद में आप कंस्ट्रक्शन जो है गाइड वॉल का शुरू कर दिया। इसको करने के बाद आप डायफ्राम वॉल पे आएंगे, तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला जो है आपने एक्सकवेशन किया, साइड में गए, सबसे पहले आपने अपना ग्रैब मशीन उतारा और उसके बाद में आपने धीरे धीरे उसको ग्रैब बकेट से अपना कटिंग करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, अगर ज्यादा बड़ा पैनल है तो आपको फर्स्ट बाइट, थर्ड बाइट, सेकंड बाइट, तीन 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 बाइट करके आप पूरा का पूरा मिट्टी निकालेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट बाइट हो गया, पहला बाइट हुआ, फिर ये साइड वाला सेकंड बाइट हुआ, फिर जो बीच वाला जो सेंटर बाइट है वो सबसे लास्ट में होगा। ये इस तरीके का सीक्वेंस है। तो फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, ये 3 बाइट्स आपकी आ गई। उसके बाद में आप स्टॉप एंड डालेंगे, पहले एक तरफ डालेंगे फिर दूसरी तरफ डालेंगे, दूसरी तरफ, दोनों तरफ आपने डाल दिया, उसके बाद आप केज को लोअर करेंगे। इस दौरान जब भी आपका काम चलता रहेगा तो आपको इसके अंदर पॉलीमर की जो पानी है, पॉलीमर का जो जो लिक्विड है वो घूमता रहेगा, ताकि ये जो आपका लैंड है, जो आपका जो सोयल है वो कोलैप्स ना कर जाए। क्योंकि ये कोलैप्स करेगा तो आपको और ज्यादा कंक्रीट आपको यूज करना पड़ेगा और बहुत सारे खतरे इसके और हो जाते हैं। कई बार लैंड सेटल हो जाती है, कई बार जो बड़ी बड़ी जो क्रेन्स हैं जो जो का साइड में, क्योंकि हमारी काफी लोडेड जो मशीनरीज होती हैं वो कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इनके लिए आपको गाइड वाल के साथ में आपको ये पूरा स्टोपेंट देंगे। स्टोपेंट देने के बाद में आपका ये स्लरी घूमता ही रहेगा, इसके अंदर जो पॉलीमर आपने मिलाया है वो सर्कुलेट होता रहेगा। आप केस डालिए, केस डालने के बाद में आपका फिर से दोनों तरफ में आप टीएम लगाइए, या जैसे भी आपको सूटेबिलिटी बनती है उसके हिसाब से टीएम लगाइए। टीएम लगाने के बाद कंक्रीट पोर कर दीजिए। कंक्रीट पोर करने के बाद में आपका स्टोपेंट जो है, जब आपका कंक्रीट सेट हो गया है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला था, किस तरीके से डायफ्राम वाल कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ पे आपको ग्रैब बकेट दिया हुआ है, ग्रैब मशीन दिखाई है और पाइलिंग रिग भी दिखाई है। ये दोनों के दोनों आप बैरिकेड भी आप देख रहे होंगे, ये यहाँ का फोटो नहीं है, तो इसके लिए बैरिकेड का जो कलर है वो अलग है। तो ये सीक्वेंस था हमारा डायफ्राम वाल का, कैसे उसको करेंगे। तो जब डायफ्राम वाल जब हम लोग कर रहे हैं तो कुछ ऐसे पैनल होते हैं, जैसे आपका सीरीज है ये पैनल्स की, जैसे प्राइमरी पैनल है, सेकेंडरी पैनल है, क्लोजिंग पैनल और एंड पैनल है। तो ये इस तरीके का सीक्वेंस आता है। इन पैनल्स को हमने जैसे बताया आपको, अगर आपका डाया ज्यादा है, आपका डेप्थ ज्यादा है, तो डेप्थ ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपको उसका साइज बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। आपका डेप्थ कम है तो उसके हिसाब से भी आपका जो पैनल का साइज है वो 5 मीटर 6 मीटर तक हो जाएगा। तो जनरली हमारे पास में 3 मीटर तक के आसपास का रहता है, तो डिपेंड करता है वो सिचुएशन टू सिचुएशन। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कटन कवर कंस्ट्रक्शन के दौरान, जैसे हमने पहले बताया था, बहुत सारे इसके अंदर चैलेंज आते हैं। जनरली जो कटन कवर के अंदर चैलेंज आते हैं वो बहुत सारे यूटिलिटीज हमारे पास में रहती हैं। जो भी आपका स्टेशन एरिया है, जो बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत पुराना पुराना स्ट्रक्चर है, वहाँ पे पता नहीं किस तरीके की यूटिलिटी निकला है वहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि आप 5 मीटर 6 मीटर जाने के बाद आपको यूटिलिटी मिल जाती है, कई बार ऐसा होता है 9 9 10 10 मीटर पे यूटिलिटी मिल जाती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा हर्डल है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि पुराने पुराने ड्रेन्स हैं, पुराने पुराने यूटिलिटीज हैं, वो निकल जाती हैं, जो कि आपके फर्स्ट जो आप आइडेंटिफाई करते हैं यूटिलिटी चेकिंग में, यूटिलिटी आइडेंटिफिकेशन में, उसमें नहीं मिलती हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो काफी सारी आ जाती हैं। तो ये आप यूटिलिटी का एक पिक्चर है। तो इस तरीके की जैसे आप देख रहे हैं, इसमें पाइप भी है, सीवरेज भी है, इलेक्ट्रिकल की लाइन है, गैस की भी पाइपलाइन है, सब तरीके की जो यूटिलिटीज की जो प्रॉब्लम है वो आपको आती हैं। तो जब भी कभी आप अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करें, अंडरग्राउंड मेट्रो का अगर काम करें, तो ये सारी की सारी चीजें हमको देखनी है। तो आज के लिए आज आज के लिए इतना ही है। मेरी तरफ से थैंक यू। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम लोग उसको ले लेते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर आप बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम बात